नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के लिए यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2025। पेट का मतलब यह प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। और यह देखें नोट्स जो है समसामयिक घटना चक्र का नोट्स का कलेक्शन है, जिसके अंतर्गत देखें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित यानी सिलेबस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन दिया गया, सिलेबस यहाँ पर दिखाया गया। और इसमें 70 विभिन्न परीक्षाएं यानी इन परीक्षाओं का नाम देख सकते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पेट के एग्जाम 21, 22 और 23 में आयोजित किए गए थे। उनके जो कलेक्शन है प्रश्नों का, साथ ही इन सिलेबस के अंतर्गत यानी जो भी परीक्षाएं 70 परीक्षाओं का आयोजन यूपीट्रिपलएससी ने कराया है, उसमें जो ये सिलेबस कॉमन है उसमें पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। जैसे हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं 70 विभिन्न परीक्षाओं में, उसको कलेक्शन एक जगह कर दिया गया है। ज्योग्राफी के सारे परीक्षाओं कलेक्शन एक जगह है, पॉलिटिकल का एक जगह है, हिंदी का एक जगह है, गणित का एक जगह है, डीआई का एक जगह है। 15 टॉपिक, जितने भी 15 टॉपिक हैं इसके लिए पेट के लिए, उस सारे टॉपिक को एक जगह कलेक्शन कर दे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है नोट्स है समसामयिक घटना चक्र का। इसके अंतर्गत अनुक्रमणिका का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो है टॉपिक को आप देख लें, इसमें कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत जो है पेट का जो ये सिलेबस बनाया गया है। इसमें प्रथम 10 टॉपिक को देखें, यानी प्रथम 10 टॉपिक जो है 1 से लेकर 10 तक जो है ये 5-5 नंबर के हैं। यानी प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर का होगा। प्रत्येक टॉपिक 5-5 नंबर का है। कुल मिलाकर इसका वेटेज देखें तो 50 नंबर का है। प्रथम 10 टॉपिकों का वेटेज 50 नंबर का। आखिरी के जो 5 टॉपिक हैं वो 10-10 नंबर के, यानी 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा, यानी आखिरी के 5 टॉपिक का वेटेज भी 50 नंबर का है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या 100 है और पूर्णांक भी 100 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और यदि आप गलत प्रश्न सॉल्व करते हैं तो पेनाल्टी स्वरूप 1/4 जो आपका नंबर सही में से काट लिया जाएगा। तो ये प्रावधान है। आखिरी के 5 टॉपिक देख लें जिसका वेटेज मैक्सिमम है, उसमें आपका समसामयिक यानी करंट अफेयर्स है, जिसके अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी जीके है। जीके का मतलब फैक्ट वाले प्रश्न है, जीएस नहीं है, जनरल स्टडी नहीं है। इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। और इसके बाद तीसरा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण है। इस पर 2 पैसेज हिंदी के पूछे जाएंगे और प्रत्येक में 5-5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के, कुल मिलाकर 10 प्रश्न इससे बनते हैं। इसके बाद आखिरी में डीआई है। ये डीआई का देखें तो वेटेज 20 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग में, यानी परसेंटाइल आपको रिफॉर्म करना है या मार्क्स मैक्सिमम लाना है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 14 और 15 डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से ये 20 नंबर का, प्रत्येक 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यानी 10-10 नंबर के होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं, जो कि देखें संबंधित टॉपिक भारतीय इतिहास से। इस पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं। और ये लेक्चर आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ, बिहार यानी बीपीएससी 71वीं बीपीएससी की परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश में जो है प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा LTGIC इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण। ROR मेंस में 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव उसके लिए भी है। संघ लोक सेवा परीक्षा SSC परीक्षाओं के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसका पूर्वावलोकन कर लें। इसके अंतर्गत देखें तो भारतीय इतिहास, इसमें जो टॉपिक हो स्टार्ट होती है पेट से संबंधित यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से यह टॉपिक शुरू होती है। इस पर देखें अब तक यूपीट्रिपलएससी विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे उसका पूर्वावलोकन कर लें, तो देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि पूर्व के लेक्चर में हमने इस पर चर्चा कर लिया है। तो कुल मिलाकर देखें 13 प्रश्न पूछा है। वैदिक संस्कृति से देखें तो कुल मिलाकर यूपीट्रिपलएससी ने अब तक कितने प्रश्नों को पूछा है इसमें, तो आप देख सकते हैं 14 प्रश्नों को पूछा है। इसमें देखें बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन शिक्षाओं से यूपीट्रिपलएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछा अब तक का मैक्सिमम पूछा है इसमें, इसको एक बार आप देख लें। इसमें 23 प्रश्न पूछा है। जैन धर्म महावीर जीवन एवं शिक्षाओं से संबंधित यूपीट्रिपलएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में देखें तो 8 प्रश्नों को पूछा है। मौर्य वंश में अंतर्गत सम्राट अशोक को देखें तो इससे यूपीट्रिपलएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या को देख लें तो 16 प्रश्न पूछा है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी इसमें गुप्त वंश जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखें प्रश्नों का जो कलेक्शन किया है समसामयिक घटना चक्र है, इसमें 9 प्रश्न यूपीट्रिपलएससी द्वारा पूछे गए। सबसे कम देखें तो 8% से मात्र
पाँच प्रश्न पूछेंगे। राजपूत काल से देखें जो संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो कुल मिलाकर आपके 12 प्रश्न पूछे गए हैं। प्राचीन भारत विविध से देखें तो जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में यूपीट्रिपल द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या 20 से है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखें तो सबसे पहले यहाँ संस्कृत काल शुरू होता है। इसमें 4 प्रमुख राजवंशों का शासन शुरू होता है। उसको यानी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया हमने। तो इसमें देख सकते हैं कि यूपीट्रिपल द्वारा पूछे गए, यहाँ देख सकते हैं कि कौन से शासन कितने वर्ष तक शासन किया, सबसे कम सबसे ज़्यादा कौन सा शासन किया है, यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और यूपीट्रिपल द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं 27 है। इसके बाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखें यूपीट्रिपल से पूछे गए प्रश्नों की संख्या को यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूछे गए संख्या को आप यहाँ देख लें तो टोटल पूछे गए प्रश्नों की संख्या हम देख सकते हैं अब तक जो पूछा है वो मैक्सिमम है, यानी कुल मिलाकर देख सकते हैं यह आपका 50 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। इसके बाद आज का लेक्चर मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी विविध, ये भी लेक्चर बना के इस पर अपलोड कर दिया गया, इसलिए भी आप देख लें इस पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पूछे गए प्रश्नों की संख्या जो है वह आपका विविध में जो है वह 16 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का लेक्चर देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसकी पहले टॉपिक को देखते हैं तो ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब 1857 की क्रांति। इसको भी देख लें यूपीट्रिपल से विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछा है इससे संबंधित टॉपिक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नों की व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न मैक्सिमम पूछा है, यानी काफ़ी प्रश्न इससे पूछे गए हैं, काफ़ी प्रश्न इससे भी संदर्भित टॉपिक से पूछेंगे। इसके बाद यानी कुल मिलाकर देख सकते हैं कितने प्रश्न पूछे, 59 प्रश्न पूछा है। इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले टॉपिक को। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका आंसर सी है मार्तंड वर्मा ने। कब पूछा गया है इसको ध्यान दे लें। तो कोलाचेल का युद्ध 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्यवर्ष में त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ था। यानी वेदरा के युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो डच और अंग्रेजों के बीच में 1759 में हुआ था, जिसमें डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। अगला प्रश्न देखें तो वास्को डिगामा किस वर्ष कालिकट उतरा था? इसका एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर डी है, यानी 1498 में। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498, डेट भी याद रखना है, कभी कभार डेट पूछता है। तो 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट जो केरला के तट पहुंचा, वहाँ के स्थानीय शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन को भी याद रखना है। इसके बाद वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने यानी डांटर ने कब 1498 में भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। व्याख्या हमने ऊपर देख लिया है। 4 नंबर प्रश्न देखें। भारत में VOC यानी वेरिनी गडे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC यह का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सी डच द्वारा किया गया था। एक का पूछा गया, इसको देख लें। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भारत में VOC यानी वेरिनी गडे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC का गठन डच द्वारा 1600 में किया गया था। एशिया में सक्रिय प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में एक प्रभावशाली कंपनी थी। 5वां देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर उनके में से किसका शासन था? तो सी मुगल सम्राट का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई थी। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सी है प्लासी युद्ध में, यानी प्लासी का षड्यंत्र था। इसको एक्सप्लेनेशन देखें तो प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला यानी सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। यानी ये गद्दार कौन था? मीर जाफर था। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757। एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देख लिया है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। लेकिन किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई। ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन इसका डिटेल में देख लिया है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान करने के लिए सम्मत हुई। कब पूछा गया? ध्यान दें। यानी बक्सर की युद्ध जो 1764 में होता है के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सम्मत। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की 2 संधियां थे, तो इसमें देखें इसके अंतर्गत क्या है। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए यानी वार्षिक रूप में 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध के बाद स्पेस यहाँ दिया गया है। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो इलाहाबाद और कड़ा जो था ये कौन सौंपा? अवध का नवाब, बक्सर के युद्ध के बाद। तो यहाँ पर देख लेते हैं उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हमने ऊपर देख लिया है। वर्ष ये यहाँ पर स्पेस दिया गया, तो वर्ष 1612 यानी 1612 होगा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों से सूरत के पास स्थित स्वाले एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाले एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस वजह से पुर्तगाली एकाधिकार की निर्भरता भंग हो गई थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो आपका ये बनता है यानी 13 नंबर, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है 1616 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन या स्थापना वर्ष 1616 में किया था। इन्होंने वर्ष 1620 में अपनी फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित की थी। 14 नंबर, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो इसका मैसूर है, यानी सी एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर यानी मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। 15 नंबर देखें, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए में से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो बी है, टीपू सुल्तान मांगे थे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगे थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का ऊपर हमने देख लिया था एक्सप्लेनेशन। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। पूछ देता है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। आधुनिक रीति से दूतावास पूछेगा तो टीपू सुल्तान संबंधित हो जाएगा। इसके बाद देखें, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो सी टीपू सुल्तान को। कब पूछा गया इसको ध्यान दें आप। सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम एक ही है, दोनों नाम में अंतर न ध्यान दें। सेरिंगपट्टनम के युद्ध अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अंडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और उनके ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हस्ताक्षर किया गया था। डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। एक्सप्लेनेशन देखें, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के नेतृत्व ब्रिटिश सेना के खिलाफ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया था। भयंकर प्रतिरोध करने के बावजूद टीपू सुल्तान अंततः हार गया। इसके परिणामस्वरूप श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके हस्ताक्षर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो डी है 1809 में। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मैकटाफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। बम्बई आज का मुंबई है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो सी 1853 में चली थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई की बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ये कब पूछा गया, इसको ध्यान दें। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यानी 1774 से 1785 ईस्वी तक थे। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेशन एक्ट 1773 द्वारा तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। 23 नंबर प्रश्न देखें तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष 1829 में कानून पारित किया था। कब पूछा गया, ध्यान दें। इसके बाद देखें एक्सप्लेनेशन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में कानून पारित किया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बी है मैसूर है। तो यहाँ देखें भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। ध्यान दें, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत हैदराबाद थी 1798 में। 1798 से 1800 दूसरी मैसूर थी। ये प्रश्न पूछा है 1799 में। इसके अतिरिक्त तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर रियासतें ने भी सहायक संधि स्वीकार किया था। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके देखें भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी इसका समय 1786 से 1793 ईस्वी तक जुलाई अक्टूबर 1805 कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया था जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यक्षमता के उसने अधिकारियों को घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 26 नंबर देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। डी इसका है 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में होता। लॉर्ड डलहौजी ने ऑस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी के अवध को कब कब्जे में कर लिया था? तो हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था 1856 में। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, तो इसका सही आंसर भी हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में कर लिया था। तो इसमें जो स्पेस है वहाँ बी भरा जाएगा। हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में कर लिया था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसका समय 1848 से 1856 ईस्वी भारत का गवर्नर जनरल का भारत आया था। भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति डॉक्ट्रिन शाबलाफ का प्रतिपादन किया। तो विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए उसने एक नीति के तहत विभिन्न आधार बनाया। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अतः डलहौजी की नीति के संदर्भ में इसका विकल्प उत्तर बी होगा, जबकि आधार के संदर्भ में इसका उत्तर विकल्प ए होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश ने स्वचन आयोग उसको उत्तर बी माना है। बी का मतलब यही है, यानी इसको देख सकते हैं। बी का मतलब ये होगा हड़प नीति से राजकीय व्यवस्था के माध्यम से, तो यहाँ पर हड़प नीति के रूप में इसको हम कर देंगे। लेकिन अव्यवस्था आउटरम की रिपोर्ट थे, दोनों को यहाँ किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो बी बन रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है। जनवरी 1858 लॉर्ड कैनिंग स्पेस से इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। यानी स्पेस में इलाहाबाद भरा जाएगा। कब पूछा गया, ध्यान दें। प्रश्नानुसार जनवरी 1858 लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन को। कब पूछा गया, ध्यान दें इसको। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आत्मिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। इसके बाद देखें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड स्पेस दिया गया है। तो यहाँ स्पेस में कैनिंग, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए थे। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह को कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध मान लिया गया।
32वां प्रश्न देखें तो बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय यहाँ है, तो बी कर्जन द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर कब्जा किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का बड़े प्रांत होने की प्रशासन में आने वाली सुविधा को बताया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखियां बांधी। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, हमने देख लिया था, ए लॉर्ड कर्जन था। व्याख्या भी हमने कर लिया। पहले स्पेस से शुरू है, तो ये भी 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मांटे मिल्लो सुधार कहा जाता है, तो 1909 का है। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत राज सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद ने 1909 कहा गया, समानतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो यह है कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार में किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1909 में। व्याख्या हमने देख लिया। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था, तो डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। अस्थायी उपनिवेश से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित नहीं थी? ध्यान देना, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं थी का मतलब सी दस्तक नहीं थी। जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त थी, महलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, लेकिन दस्तक नहीं थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व को मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कृषक व्यवस्था, महलवाड़ी या गांव की व्यवस्था। दस्तक भूमि राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिचय पत्र था। ध्यान दें, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। 38 नंबर देखें, तो अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, तो ये है बंगाल और उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल तथा बिहार में की गई थी। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को लेकर किया गया एक समझौता था। 39 देखें, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, तो बी है उत्तर प्रदेश में। दिए गए विकल्प। महलवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश आधुनिक यानी महलवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश से आधुनिक मध्य प्रांत एवं बरार तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महल को दे दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम स्वीकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो बी है सतारा, हमने देख लिया था। लॉर्ड डलहौजी इसका समय है व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ का विलय नीति का प्रारंभ किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उस निम्नलिखित रियासतों का क्रम से अंग्रेज साम्राज्य मिला लिया था। सतारा सबसे पहले इसका शिकार हुआ था। सबसे पहले सतारा देखें 1848 में, फिर जयपुर संबल 1849 में, फिर बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार सतारा था। निम्नलिखित में कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो सी लॉर्ड डलहौजी है। 42 नंबर देखें, तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था, सी अवध को। कब पूछा गया, ध्यान दें। इसमें देखें 1851 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। फरवरी 1856 में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन के आधार पर कर लिया गया था। 43 नंबर देखें, तो यह है चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अपने व्याख्या देख लिया, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। 45 में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो डी सी राजगोपालचारी। इस प्रश्न में देख लिया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डी सिरिल रेडक्लिफ थे। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है।
47 अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह की शुरुआत 1806 ईस्वी में। जॉर्ज बार्लो 1805-1807 ईस्वी कार्यकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों और उसके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। 48 मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह यानी सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री तथा 3री नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते विद्रोह कर दिया था। किसके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सी इसका सिपाहियों द्वारा। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में हुआ था और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति की थी? तो बी इसमें है एनफील्ड। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी। परिणामस्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भी 1857 में। 1857 विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी के नाम से भी जाना जाता है। यह सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हुआ था। पूरे भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से प्रारंभ हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो डी बेगम हजरत महल जी थी। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिजरिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध की सियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई भाग लिया था? तो ये है बेगम हजरत महल। हमने एक्सप्लेनेशन ऊपर देख लिया। किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? तो इसमें देखिए सहायता नहीं प्रदान की बी है अवध की बेगम हजरत महल। और इन लोगों ने सहायता प्राप्त की दिया था, यानी सहायता देने वाले ग्वालियर सिंधिया थे, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के सिकंदर बेगम थे। लेकिन अवध की बेगम हजरत महल इनका सहायता न करके विरोध किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार के डलहौजी की हड़प नीतियां, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में शिवपुरी में फांसी दे दी थी। चलिए आगे देखते हैं। तात्या टोपे को वासिंग रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। 56 नंबर देखें PYQ। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो सी नाना साहब, यानी ऊपर हमने देख लिया इसका। तो कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का वास्तविक नाम दोंदोपंत था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र उसके नेतृत्वकर्ता को यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिल्ली में देखें नेतृत्वकर्ता जनरल बख्त खां थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थे। ग्वालियर में तात्या टोपे जी थे। जगदीशपुर बिहार में कुंवर जगदीश सिंह जी थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी। 57 देखें। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 20 में नाना साहब ने किया। प्रश्न में व्याख्या कर लिया था। 58 से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसमें परिणामों में देखें, यानी इसमें परिणाम ए ही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। यही परिणाम था। ये सब गलत है, परिणाम के अंतर्गत नहीं है। दिए गए विकल्प में 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया था, यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये बाबा रामचंद्र जी थे। बाबा रामचंद्र, इसमें देखें अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र ने किया था, जो कि नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। यह ध्यान रखें कि यह अवध किसान आंदोलन जो है
यह प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। इनके नेतृत्वकर्ता बाबा रामचंद्र जी थे। दूसरी टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसको भी जल्दी से देखें तो इसमें देखें हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, तो ये प्राथमिक शिक्षा पर एक्सप्लेनेशन देखें कब पूछा गया, आप इसको ध्यान दें। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इसके बाद दूसरा देखें तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी, तो बी रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। 1798 से 1805 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो सी है रेलवे का जो है। इसमें देखें दिए गए विकल्पों में से रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बम्बई की बोरीबंदर थाने के बीच में चली थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, तो डी है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। कब पूछा गया, ध्यान दें। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था। पांचवें लिखित में स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक कौन थे, तो डी है मोतीलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो सी है अरविंद घोष जी ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशक अरविंद घोष ने प्रारंभ किया था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। वेदों को ये चलो नारा किसने दिया था, सी दयानंद सरस्वती जी ने। इसमें देखें पुनः वेदों के लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 इसमें गुजरात के मोरबी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो देख लिया था बॉम्बे आपके मुंबई में। व्याख्या में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो सी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। व्याख्या में ऊपर देख लिया है। लेकिन कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, यानी मेल न खाने वाले युग को इसमें देखना है, तो बी वाला मेल नहीं खाएगा। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। सही सुमेलित है पुराने पत्रों का समूह ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू का है। समय का संक्षिप्त हिस्सा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग का है। अ मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर का है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ए कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स का है। यानी इसमें देखें तो आपका इसमें जो कह रहा कौन सही नहीं है, तो सही वाले में सही नहीं है, तो ये तो सही है। पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है। समय का संक्षिप्त अल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं है, बल्कि ये जो है जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग्स का समय का संक्षिप्त इतिहास है। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर का सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का कार्ल मार्क्स का है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में तत्वबोधनी सभा के स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, यानी स्पेस में रामकृष्ण मिशन हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, इसलिए 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें अलग से नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में वर्ष 1909 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत से विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियमों
ने डांट डांट घोषित किया था, तो भी एक कन्या हत्या को अवैध माना था। यानी 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। अगला देखते हैं, तो यह बनता है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थे, जो कन्याओं के जन्म लेते उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य बंगाल के गवर्नर जनरल जामशोर के समय 1795 ईस्वी के समय बंगाल विनिमय अधिनियम के नियम 21 था। विलेजगी के समय 1804 ईस्वी के समय बंगाल विनिमय अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। 1891 ईस्वी में B.S. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इस पे से 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर बैन लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखें, तो 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने B.M. मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसल्ट एक्ट यानी सम्मति की आयु एज ऑफ कंसल्ट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। ये देखें तो यह UPPSC द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 22 दिसंबर 2024 को पूछे गए प्रश्नों में यह शामिल प्रश्न था। यानी ये देखें तो UPPSC के ही परीक्षाओं के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है या प्रश्न है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना अंकित में किसके द्वारा की गई थी, तो ये है राजा राम राय जी द्वारा। 1828 इसमें राजा राम राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना, इससे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया है। यानी पहले ब्रह्म सभा थे, इसको ब्रह्म समाज के रूप में आगे चलकर जाना गया। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी, CB सावरकर जी ने। इसको देख सकते हैं। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी ग्यूसेप मैजिनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना किया था। अब इसमें देखें, मिलाते हैं, मैच कराना है, तो इसमें देखा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हमने देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम राय जी करते हैं, यानी ये 3 सही है ब्रह्म समाज की स्थापना। और इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, यानी 1 हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हमने भी देखा कि दयानंद सरस्वती जी करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है देखें तो 5 ज्योतिराव फूले जी करते हैं, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। 4 इसमें खाली रहेगा, ये मैच में नहीं है। यानी यहाँ देख सकते हैं यानी इसका आंसर जो सही हो जाएगा B हो जाएगा। B का मतलब ये हुआ, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम राय जी, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक ज्योतिराव फूले जी। नेक्स्ट देखें तो मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो भी रामकृष्ण, यानी मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण परमहंस। ये गलत दिया है, रामकृष्ण परमहंस ने, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं के नाम पर किया था। रामकृष्ण परमहंस स्थापना रामकृष्ण मिशन थे जो इनके गुरु थे, तो B नहीं बल्कि A ही होगा। चलिए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य की गई थी। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से दिए गए प्रश्न में वर्ष का उल्लेख त्रुटिपूर्ण, इसमें 1897 होगा। यानी 1897 A है प्रश्न में, और आंसर भी इसका गलत दिया गया है, A होगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, तो प्रमुख व्यवसाय में पर्यटन नहीं था, लेकिन कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण था। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गाँव में किसान तथा व्यापार व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं उत्पादित कर लेते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग का विनाश कर दिया। अस्पष्ट भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट 21 नंबर देखें तो कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, कितने कौन से अर्थशास्त्री नहीं है, तो D देखें प्रशांत चंद्र महाबोलिस, ये भारतीय अर्थशास्त्री में नहीं, जबकि दादा भाई नौरोजी हैं। B के आर भी राव जी हैं। RC देसाई जी हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रशांत चंद्र महाबोलिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यविद थे, जिन्होंने
भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, VKR राव तथा RC देसाई ब्रिटिशकालीन अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थे? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर थी। आजादी के समय भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या गाँव में रहती थी, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। 1857 के अलीगढ़ विद्रोह 1875 के अलीगढ़ आंदोलन का किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो डी है सर सैयद अहमद खान जी। अलीगढ़ आंदोलन 1875 के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान जी थे। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों की सुधारना था। सर सैयद अहमद खान अंग्रेज शिक्षा व विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित और से परिचित करना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे।